नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मंथन द लर्निंग पाथ। दोस्तों, अब तक की पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था कि बाल विकास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कैसे बाल विकास होता है, वृद्धि और विकास में अंतर हमने देखा था। दोस्तों, अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि बाल विकास का सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों के आधार पर बाल विकास संपादित होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाल विकास का सिद्धांत क्या कहता है और क्या है सिद्धांत। हेडिंग दे लीजिए, बाल विकास का सिद्धांत। बाल विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये है बाल विकास का सिद्धांत, यानी किन नियमों, किन सिद्धांतों के आधार पर बाल विकास संपादित होता है। जबकि बहुत सारे परिवर्तन दिखते हैं, बहुत सारी अनियमितताएं दिखती हैं व्यवहारिक रूप से देखने पर, फिर भी बाल विकास किन सिद्धांतों के आधार पर होता है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1 पर, इसको हम लोग इरेज करते हैं क्योंकि जगह कम है, यहीं पे हम लोगों को लिखना है। तो हम लोग एक एक लिखेंगे और उसको समझते चलेंगे कि बाल विकास का सिद्धांत किस तरह से काम करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है और कैसे ये बताता है कि विकास किस तरह से होता है। दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि विकास सतत प्रक्रिया है, विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। भ्रूणावस्था से लेकर के, यानी जब से माँ कंसीव करती है तब से लेकर के और आजीवन मृत्यु पर्यंत, जिसे आप भ्रूण से कब्र तक कहते हैं। यानी भ्रूण से, मां के गर्भ से लेकर के गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक ये विकास चलता रहता है। कहाँ से चलता रहता है? गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक चलता रहता है, यानी आजीवन चलता रहता है, मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। मृत्यु के बाद, यानी जब हम कब्र में पहुंच जाते हैं, जब हम शून्य में विलीन हो जाते हैं, तो विकास के होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो माँ के गर्भ से लेकर के और आजीवन यानी मृत्यु तक हमारा विकास होता रहता है, विकास कभी नहीं रुकता। और ये चीज़ इससे स्पष्ट होती है कि कोई भी परिवर्तन जो है, स्किनर महोदय ने कहा है, हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे अब। स्किनर महोदय ने कहा है कि निरंतरता का सिद्धांत जो है, या सतत विकास का सिद्धांत, ये देख लीजिए क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन में आ सकता है कि सतत विकास का सिद्धांत ये कहता है, सतत विकास का सिद्धांत से सिर्फ मतलब इतना है कि कोई भी परिवर्तन एकाएक नहीं आता, ये विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लोग देखिए। सतत विकास के सिद्धांत से केवल इतना मतलब है कि, इतना मतलब है कि कोई परिवर्तन एकाएक नहीं आता,
एकाएक नहीं आता। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। स्किनर महोदय ने यह बताने का प्रयास किया कि विकास सतत होता रहता है, इसको अगर जानना है, इसको सत्यापित करना है, इसको सिद्ध करना है, तो वो इस लाइन से सिद्ध हो जाएगा कि ये आप देख लीजिएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि कोई भी परिवर्तन एकाएक नहीं आता है। आज जो हम बच्चे में देखते हैं, हम कल सुबह सो करके उठते हैं और उसमें कुछ नए गुण, नई विशेषताओं का दर्शन होता है, उसके दांत दिखते हैं, हमको आज ही दिखे दांत, तो इसका ये मतलब नहीं है कि रात भर में दांत निकल आए हैं, बल्कि वो दांत निकलने की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही हो रही थी। इसी तरह से कोई भी परिवर्तन, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांवेगिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, किसी भी तरह का जो परिवर्तन आपको दिखता है, जो आज आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आज हुआ हो, वो सतत आ रहा है, बहुत दिनों से आ रहा है। यद्यपि हम आप समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत दिनों से चला आ रहा है। यानी विकास की प्रक्रिया सतत होती है, निरंतर होती है, कंटिन्यूटी में होती है और गर्भ से लेकर के कब्र तक होती है, आजीवन होने वाली प्रक्रिया है। यही है निरंतरता का सिद्धांत। चलिए हम लोग इरेज करते हैं और देखते हैं दूसरा। दोस्तों दूसरा सिद्धांत जो हमारा है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये प्रिंसिपल आप यहां पे आप जोड़ लीजिएगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी यूनिफॉर्म पैटर्न का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कभी विकास होता है तो विकास होने के प्रतिमान, प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, मॉडल, तरीका, ढंग। तो विकास होने के जो प्रतिमान, विकास होने का जो तरीका है, विकास होने का जो पैटर्न है, वो क्या है? समान है, वो अलग नहीं होगा। एक जाति के, एक जाति का मतलब वर्ण व्यवस्था नहीं, एक प्रजाति, किसी जीव के, किसी निश्चित जीव के विकास होने का जो क्रम है, जो तरीका है, जो नियम है, वो क्या है? वो समान है। चाहे मानव का कोई बच्चा यहाँ पे पैदा होगा तो भी उसके विकास का क्रम एक ही है, और अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होगा तो उसका भी विकास क्रम यही है जो यहाँ के बच्चे का है। अगर किसी जीव के बच्चे का, कोई जानवर है, हिरन है, अगर हिरन का बच्चा यहाँ पे जिस प्रतिरूप में, जिस मॉडल में बढ़ रहा है, जिस मॉडल में उसका विकास हो रहा है, सुदूर कहीं किसी देश के जंगल में भी अगर वो पैदा होगा तो वहाँ पे भी इसी प्रतिमान से उसका विकास होगा। वो चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे सांवेगिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, नैतिक रूप से हो, उसके विकास होने का जो प्रतिमान है, जो नियम है, वो समान है। वो कहीं पे भी हो, कितना भी सुदूर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। तो समान प्रतिमान क्या कहता है? एक बार फिर से सुनिए कि कहीं पे भी बच्चा, कितना भी दूर बच्चा हो, एक प्रजाति के जीवों में विकास होने का जो क्रम है, विकास होने का जो तरीका है, विकास होने का जो नियम है, वो समान है। और उसी समान प्रतिमान, उसी समान मॉडल से ही बच्चे का विकास होता है, वो कितना भी सुदूर बैठा हो। और निश्चित, लेकिन ये चीज़ें जो होंगी वो एक निश्चित प्रजाति के जीव से कंपेयर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मानव के बच्चे से किसी जानवर के बच्चे से कंपेयर कर दिया जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जानवर के बच्चे का विकास क्रम दूसरा है। जानवर के बच्चे की लाइफ जो होती है वो मानव के बच्चे की लाइफ जितनी नहीं होती है, उसकी जीवन प्रत्याशा उतनी नहीं होती है, इसलिए उसका काम जो है वो सारा काम जल्दी होता है। उसके प्रजनन की क्षमता, उसके दौड़ने की क्षमता, उसके और कार्यकुशलता में वो जल्दी होता है, जबकि मानव में ये चीज़ें उसके बजाय ज़्यादा दिन में होती हैं, क्योंकि उसकी जीवन प्रत्याशा शायद इससे कम है। और जिस जानवर की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होगी, या कहने का मतलब जिनके विकास क्रम का जो मॉडल है, उसी विकास क्रम के आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से समान प्रतिमान का सिद्धांत ये सिद्ध करता है कि किसी भी
एक प्रजाति के जीव का विकास जो होता है वो एक समान प्रतिमानों से, एक समान नियम से, एक समान ढंग के आधार पर होता है। वो बच्चा कितना भी सुदूर हो, कितना भी अलग हो, कुछ थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन आ सकता है। ये परिवर्तन जो होगा वो वातावरणीय कारकों के कारण होगा या वंशानुक्रम किसी ऐसे कारक के कारण होगा कि जो उसको प्रभावित करता हो, जो उसको बदलता हो। लेकिन ये जो एक सामान्य प्रक्रिया की बात की जाएगी उसमें विकास हमेशा समान प्रतिमान में होता है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, नंबर 3। चलिए दोस्तों, अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। जनरल टू स्पेसिफिक। क्या है दोस्तों? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये सिद्धांत हमें बताता है कि जब कभी विकास होता है, जब कभी बालक का विकास होता है या जीव का विकास होता है, तो उसमें जो विशेषताएं होती हैं, उनमें जो विकास का क्रम होता है, वह विकास का क्रम, वह विशेषताएं पहले सामान्य विशेषताएं होती हैं। सामान्य चीज़ों को वो सीखता है और फिर वो सीखने की प्रक्रिया विशिष्टता की तरफ बढ़ती जाती हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दी है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दी है। उन्होंने बताया है अलग अलग अवस्था में उन्होंने जो बातें बताई हैं उसका अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि एक बच्चा जो है, जो आज विशिष्टता को लिए हुए नहीं है, जो विशिष्ट कार्यों को यानी कार्यकुशलता के साथ विशिष्टता को लिए हुए नहीं होता है, वो बच्चा जो है पहले आसान कामों को कर रहा है, फिर वो उससे थोड़ा सा कठिन काम को कर रहा है, विशिष्टता लिए हुए है उसके कामों में, फिर उसके बाद वो विशिष्ट होता जा रहा है, फिर उसके बाद विशिष्ट, यानी जैसे जैसे उसका विकास क्रम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो विकासात्मक अवस्था उसकी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके कार्यों में विशिष्टता आ जाएगी। पहले बच्चा लुढ़कता है, फिर बच्चा घुटने के बल चलता है, फिर वो चल करके दिखाता है या चलता है, फिर वो खड़े होकर के मतलब चलता है, फिर उसके बाद वो दौड़ता है। तो इन कामों में जब तक विशिष्टता नहीं आएगी तब तक एक काम दूसरे में परिणत नहीं होगा। अब वो उसका काम जो है वो कुशलता के साथ हो रहा है, विशिष्टता के साथ हो रहा है, उसके कार्य जो हैं विशिष्ट होते जा रहे हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ का सिद्धांत हमें बताता है कि विकास क्रम सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। पहले शारीरिक रूप से अगर आप देखें तो उसकी मांसपेशियां जो हैं वो नरम होती हैं, धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां जो है मजबूत होती हैं। अब वह मांसपेशियों के सहारे अपने आप में मजबूती महसूस करता है या उस परिपक्वता के कारण किसी और विकास क्रम में कदम रखता है। इस तरह से हमेशा विकास क्रम जो है, विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है विकास के दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत, विकास के दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है दोस्तों, दिशा का सिद्धांत है। ये दिशा का सिद्धांत क्या बताता है, इसको हम लोग थोड़ा एक चित्र के माध्यम से समझें कि विकास किस तरह से होता है। इस विकास के दिशा के सिद्धांत में दो चीज़ें आती हैं, दो सिद्धांत इसमें समाहित है। आपको कहीं ये अलग अलग भी दिख सकता है, जिसमें एक है मस्तकोद्मुखी, ध्यान दीजिएगा उसी का ये दोनों पार्ट है। कहीं ये किसी बुक में अलग भी मिल सकता है, तो आपको ये न लगे
कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताई गई थी। मस्तकोधमुखी, मस्तकोधमुखी सिद्धांत, इसको कहा जाता है सेफेलोकुडल, सेफेलोकुडल लॉ, ठीक है। और ये होता है निकट दूर का सिद्धांत। क्या होता है दोस्तों? निकट दूर का सिद्धांत, निकट और दूर का सिद्धांत ये होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल या प्रॉक्सिमोकुडल, कुछ भी कहा जा सकता है। मस्तकोधमुखी सिद्धांत और निकट दूर का सिद्धांत, ये किस सिद्धांत का भाग है दोस्तों? ये है दिशा का सिद्धांत, विकास के दिशा के सिद्धांत का दोनों भाग है। अब इन दोनों को हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। नाम आप लोग नोट कर लीजिए, मस्तकोधमुखी सिद्धांत और निकट दूर का सिद्धांत, सेफेलोकुडल लॉ और प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ जिसको बोला जाता है। चलिए, दिशा के सिद्धांत में हम लोग समझेंगे एक चित्र के माध्यम से। ये चित्र है किसी बालक का है, उसी गोलू का है ये चित्र। आप लोग बेहतर बना पाएंगे दोस्तों, तो आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा समझने के लिए। ये इसका पैर है दोस्तों। मस्तकोधमुखी जो पहला था दोस्तों, मस्तकोधमुखी का सिद्धांत हमें बताता है कि विकास जो होता है वो हमेशा मस्तक से नीचे की तरफ चलता है। कहाँ चलता है? मस्तक से नीचे की तरफ चलता है। ऐसे चलता है विकास का सिद्धांत। इस तरह से मस्तक से नीचे पहले विकास होता है, मस्तक से नीचे ही विकास होता है। पहले मस्तक का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, उसके बाद धड़ का विकास होगा, उसके बाद और अंगों का विकास होगा, फिर पैरों का विकास होगा और हाथों का विकास होगा। इस तरह से विकास होता है। इसी चीज को निकट और दूर के सिद्धांत में दोस्तों, अच्छा, इसको इस चीज से भी समझा जा सकता है कि जब आप इसकी क्रियाशीलता की बात करते हैं, जब आप मोटर स्किल की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि बच्चा जो है पहले अपने सर पर कंट्रोल करता है, फिर अपने धड़ पर कंट्रोल करता है, फिर अपनी बाहों पर कंट्रोल करता है, फिर अपने जांघों पर कंट्रोल करता है। उसके बाद ये प्रश्न में आ सकता है, क्रम दिया जा सकता है कि विकास का सही क्रम क्या है, उसमें कुछ उल्टा पुल्टा दे करके और आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान से समझिए कि विकास आपका जो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से होता है। पहले मस्तक का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, उसके बाद फिर धड़ का विकास हुआ, सीने का विकास हुआ, पेट का विकास हुआ, उसके बाद जांघों का विकास हुआ। इस तरह से नीचे की तरफ विकास हो रहा है। और जब वो कंट्रोल करना इस पर सीखता है, जब मोटर स्किल जब वो सीखता है, तो वो पहले इसी मस्तक पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने पूरे धड़ पर कंट्रोल करना सीखता है, और फिर वो जो है बाहों पर कंट्रोल करना सीखता है। आप देखते होंगे, अगर आप किसी बच्चे को कोई चीज़ पकड़ाइए तो वो पहले क्या करता है, पहले वो अपना पूरा हाथ उस पर रखता है इस तरह से। इसका मतलब है कि अभी उसका कंट्रोल जो है वो पूरे अंगुलियों पर नहीं है, वो सिर्फ बाह पर कंट्रोल आया है और उसने अपने हाथ को ऐसे सीधे उस पर रखा है, जबकि उसको उंगली से पकड़ना था, लेकिन उसने अभी उंगली को नहीं पकड़ा है क्योंकि उसका कंट्रोल अभी उस पर नहीं हुआ है। तो इस तरह से विकास ऐसी दिशा में नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ विकास होता है। ये मस्तकोधमुखी विकास का सिद्धांत है और इसी आधार पर बच्चा कंट्रोल करना भी सीखता है। अब हम इसी चित्र के माध्यम से समझेंगे निकट